नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, आज उपराष्ट्रपति ने शपथ ले ली, 15वें उपराष्ट्रपति देश को मिल गए। इस बीच में जो सर्वाधिक चर्चा उपराष्ट्रपति के शपथ लेने के, राधा कृष्णन साहब के उपराष्ट्रपति पद पर शपथ लेने से ज्यादा चर्चा जो है वो जगदीप धनखड़ साहब की एक बार फिर से होने लगी है। धनखड़ साहब इस शपथ ग्रहण समारोह में सपत्नीक मौजूद रहे, वहां पर वो दिखाई दिए। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया था। आपका पूछा यह जा रहा है कि क्या धनखड़ साहब स्वस्थ हो गए हैं? क्या माना जाए उनकी आज की इस उपस्थिति को? प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, धनखड़ साहब के इस्तीफे का कोई भी कारण हो सकता है, केवल सेहत का ही कारण नहीं था। पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, सरकार से नाराजगी का कारण हो सकता है, जो कुछ आप चाहें उस सबको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दुनिया भर की, लेकिन उसमें स्वास्थ्य कहीं कोई कारण नहीं था। ये आप उस दिन से देख लीजिए, 21 जुलाई से लेकर आज तक कहीं पर भी धनखड़ साहब की कहीं कोई मेडिकल बुलेटिन, किस तरीके का एडमिशन कहीं पे कोई उसके लिए गए हो। हाँ, एक बात जरूर है, जिस दिन ये यहाँ से खाली करके गए वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव और फार्म हाउस में रहने गए अभय सिंह चौटाला के, उस दिन रास्ते में कुछ देर जरूर आर्मी के क्लिनिक में रुके थे, लेकिन वो डेंटल का क्लिनिक, और डेंटल की जो कोई भी डिजीज होती है वो इस तरीके की नहीं होती कि वो आप अपने जो चीजें हैं उनको इस्तीफा देना पड़े या कुछ करना पड़े। तो धनखड़ साहब अवतरित हुए थे पहली बार खबरों में जब आए, जब जिस तरीके से उन्होंने घर शिफ्ट किया चुपचाप, बिल्कुल लो प्रोफाइल, और उस दिन के बाद से 21 जुलाई से आज तक किसी ने उनका कोई पिक्चर नहीं देखा था, कहीं कोई वीडियो नहीं था। आज पहली बार वो दिखा है 53वें दिन। तो धनखड़ साहब अवतरित हुए और सेहत आपने देखी, बिल्कुल दिखा सकते हैं उस पर जो है भेजा है मैंने आपको, कि बिल्कुल कब स्वस्थ दिख रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना केवल अपने साथियों के साथ वो बैठे थे शपथ के दौरान, पूर्व उपराष्ट्रपति चाहे वो वेंकैया नायडू साहब हों, चाहे उससे पहले जो अपना हामिद अंसारी साहब थे, उनके साथ वो रहे, बल्कि उधर जो राजनाथ और अपने अमित शाह वगैरह बैठे थे, उस तरफ भी जाकर के सबको अभिवादन करके। केवल मोदी से आंखें नहीं मिली उनकी, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये गए थे वहां तक जाकर के जरूर। तो बेसिकली राम प्रकाश जी, ये देखना पड़ेगा कि इस पूरे देश के अंदर आप तमाम तरह की चीजें करते हो। एक जो मूल सवाल इस पूरे घटनाक्रम से, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, कि अगर देश के उपराष्ट्रपति को इस तरीके से, पूर्व उपराष्ट्रपति को इफेक्टिवली बिल्कुल म्यूट किया जा सकता है, तो आप सोचिए बाकी सारे न्यूज चैनल, इंडिविजुअल, आम आदमी, विपक्ष, अखबार, किसी की क्या कोई हैसियत नहीं चाहिए। सबसे बड़ा जो सवाल है इस घटनाक्रम का कुछ और नहीं, सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड उपराष्ट्रपति थे, देश में हायर प्रोटोकॉल हायरार्की में प्रधानमंत्री से ऊपर आता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पे। जिन संदिग्ध परिस्थितियों में जस्ट एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ, जो सारी बातें सामने आई, किस तरीके से उनको ये कहा गया कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए कथित तौर पर, नहीं तो आपको इम्पीच कर दिया जाएगा, कुछ लोगों के हस्ताक्षर कराए गए बीजेपी के एमपीज के, उसकी खबर जान पूछ करके लीक की गई धनखड़ साहब को। तो इसको आपको घटनाक्रम को आइसोलेशन में देखना चाहिए, इसको केवल आप और ये देश इस रूप में देखिए कि जब देश के उपराष्ट्रपति को इस तरीके से इज आउट किया जा सकता है, तो बाकी संवैधानिक संस्थाओं का तो भूल ही जाइए आप कि कहीं कहीं आवाज आएगी। इससे पहले आपने किस किस को देखा, जो गोयल जो इसी सरकार ने जिनको चुनाव आयुक्त बनाया था, वो कितने चुपके से वहां से इज आउट होकर के अब किसी देश के अंदर हाई कमिश्नर चले गए। उससे पहले अगर आप देखेंगे, अशोक लवासा साहब जिन हालात में उनको जाना पड़ा, और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चले गए। उससे पहले रातों रात सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर वर्मा साहब रात को 12 बजे के बाद जिस तरह का ऑपरेशन हुआ सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर, और उनको इज आउट कर दिया गया। तो ये सारी चीजें कुछ कह रही हैं, और ये कह रही हैं कि जो भी आदमी, धनखड़ से बड़ा तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता ना, वाइस प्रेसिडेंट है भाई, नंबर 2 है देश के, उनको इस तरीके से इस्तीफा ले लेना, गायब हो जाना बिल्कुल, और आज भी वहां पर थे वो, अभी तक उनके मुंह से किसी ने एक शब्द नहीं सुना है, किसी ने भी एक मुंह शब्द नहीं सुना है। वो यही कह देते कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, कहां समस्या है, लेकिन उनको भी पता है वो ये नहीं कहेंगे। और इसीलिए इफेक्टिवली जब तक वो वहां रहे वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में, और उसके बाद जब फार्म हाउस पे भी शिफ्ट हो गए, आपने देखा कहीं कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं है किसी भी रूप में। आज अपीयरेंस थी तो सीधा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन के अंदर जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में हुई, और वहां भी उनकी कोई बाइट नहीं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी है वो किस दिशा में जा रही है। और ये सवाल आपने, मैंने, कुछ सोशल मीडिया के साथियों ने तो पूछ भी लिया, बाकी देश के पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर जितने भी आपके पॉमेरियन चैनल्स हैं, अखबार, कहीं कोई आपने एक शब्द का सवाल देखा हो, कहीं भी एक शब्द का सवाल,
ये जो सवाल रहित डेमोक्रेसी है ना, ये इफेक्टिवली इंश्योर की गई है कि ये सवाल नहीं पूछेंगे और उनको जवाब देने की परमिशन मिलेगी। वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव के अंदर अपनी बेटी को छोड़ करके, पत्नी उनके साथ रहती थी, किसी को उनसे मिलने की अघोषित तौर पर इजाजत नहीं थी। अब जब वहां से चले गए हैं अभय सिंह चौटाला के फार्म पे, वहां भी आज तक किसी से कोई बात नहीं हो पाई। तो इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इफेक्टिव मैकेनिज्म है किसी भी आवाज को म्यूट करने का, जिससे संभावना ये हो सकती है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, उस सरकार को एम्बेरसमेंट ना करे। ये जो चीज है, फिर ये डेमोक्रेसी का बची। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही सवाल जवाब होता है, और अगर सवाल जवाब आप हटा देंगे तो उसके बाद जो बचेगा वो सारा आप देख रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट लेवल के व्यक्ति के साथ ये बात हो सकती है, तो बाकी तो 144 करोड़ का आप सोच सकते हैं कि वो किस दिशा में डेमोक्रेसी बाकी चली जाए। हम लोग सर धनखड़ पे चूंकि बहुत बातचीत होती है, धनखड़ साहब की चुप्पी पर बातचीत हुई, उनके गायब होने पर बातचीत हुई, पिछली चर्चा जब उन्होंने की थी उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इस चीज को, भाई धनखड़ साहब अगर आज पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिख रहे हैं, तो वो धनखड़ साहब की मर्जी हो सकती है। धनखड़ साहब अगर मीडिया बाइट नहीं देना चाह रहे हैं तो धनखड़ साहब की मर्जी हो सकती है। धनखड़ साहब अगर किसी से नहीं मिलना चाह रहे हैं, उसमें सरकार क्या कर सकती है। ये इस तरीके के सारे सवाल भी पूछे गए। अब सवाल ये उठता है कि जब आज सर सारे वाइस प्रेसिडेंट अगर मौजूद थे तो धनखड़ साहब भी उसमें खानापूर्ति के तौर पर आ गए। इससे उनके स्वास्थ्य को रिलेट करके जो बात सोशल मीडिया पर कही जा रही है वो कहाँ रिलेट होती है कि भाई स्वास्थ्य कारणों से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा तो भी आज उस सेरेमनी में तो शामिल हो ही सकते हैं अगर वो उनकी कंडीशन अलाउ कर रही होगी। तो सोशल मीडिया का ये सवाल कितना जायज है? क्या ये एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आ जाएगा? भाई सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं है ये, चाहे वो जगदीप धनखड़ पे माना जाए या सरकार पे माना जाए। ऐसा है राम प्रकाश जी, ये एक पक्ष, एक नजरिया, हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक नजरिया ये है, दूसरा नजरिया एक और भी है कि वो इस देश के इलेक्टेड उपराष्ट्रपति थे, और जब आप पब्लिक ऑफिस के अंदर होते हैं यू ओ एन एक्सप्लेनेशन टू एवरीथिंग, द गवर्नमेंट रादर ऑल्सो ओज एन एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी बात है कि वो जिस परिस्थितियों में बीमार हुए एकाएक कथित तौर पर, ये बीमारी का कोई लक्षण तो है नहीं, अगर बीमार होते तो हॉस्पिटल के अंदर तमाम चीजें की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, एडमिट नहीं करना पड़ता। पहले भी रहे वो, जब उपराष्ट्रपति थे तब भी लगातार आपको ध्यान होगा एम्स के अंदर वो दाखिल रहे। प्रधानमंत्री जी समेत उनका तमाम कैबिनेट के लोग उनका हालचाल पूछ के, हार्ट की छोटी मोटी दिक्कत थी उनको, याद होगा आपको। उसके बाद उनको कुछ दिन का विश्राम भी दिया गया था। सवाल वो नहीं है, सवाल डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आप इन चीजों को इस तरीके से पैकअप करके साइड नहीं कर सकते। जिस तरीके से सतपाल मलिक ने तमाम चीजों का रहस्य उद्घाटन किया, बेसिक चीज राज्यपाल पद से हटने के बाद, लेकिन तमाम चीजें हैं तो ना पब्लिक पदों के ऊपर, हाई पब्लिक ऑफिस हैं, वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट को इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में ओवरनाइट भी क्या कहेंगे, विद इन फ्यू आवर्स पूरा सीन बदलता है। कुछ देर पहले तक वो ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे होते हैं, सदन को चलाने की बात कर रहे होते हैं, और एकाएक ही आता है रात को 9:15 कि उनका तो इस्तीफा हो गया। कोई कारण हो तो सरकार बताए ना कि वो क्या कर रहे थे, और वो ना बताए तो वो बताएं, धनखड़ साहब बताएं। धनखड़ साहब इस देश के उपराष्ट्रपति थे भाई, ऐसे नहीं हो जा सकता। तो वो इस्तीफा अगर उन्होंने दे दिया तो उपराष्ट्रपति तो है नहीं, फिर बाउंडेड क्यों है सर? ठीक है, वेंकैया नायडू ने अपना कार्यकाल पूरा किया। वेंकैया नायडू के राजनीतिक इतिहास को हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दर्शक भी बहुत सारे लोग जानते हैं। एक मुखर, एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर, भाजपा के अच्छे नेता के तौर पर उनको लोगों ने देखा। भाई अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कुछ अच्छे नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन आज वेंकैया नायडू साहब मौन रहते हैं, सियासत में उनकी कोई भागीदारी दिखाई देती है, उनके ऊपर तो ये सारे सवाल नहीं उठाए जाते हैं। नहीं, वो अपना कार्यकाल पूरा करके गए ना भाई। आप ये देखिए 1947 से लेकर के आज तक पहले उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है ये। इसको आप इस तरीके से देखिए ना कि इससे पहले या तो कोई कारण बताइए, भाई स्वास्थ्य दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए उस बात को कि भाई मुझे ये परेशानी है। ये पब्लिक ऑफिस किसी की बपौती नहीं है कि आपका मर्जी आया तो आप आगे, आपको मर्जी आए। कोई स्टाम्प पेपर थोड़ी है, कोई स्टाम्प है कि आपने मुझे बिठा दिया, जब चाहे चलता कर दिया। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चला करती, माफ कीजिएगा। और जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे वो यूरोप है चाहे अमेरिका है, बाकायदा जो हाई पब्लिक ऑफिस हैं, आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, उनके तो बाकायदा मेडिकल बुलेटिन भी जारी होते हैं। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा ट्रंप के हाथ पे हल्का सा एक निशान था पूरे देश के अंदर। दीज आर पब्लिक ऑफिस। इन चीजों पर बहस होनी चाहिए कि जो लोग उन पदों पर बैठे हैं क्या वो स्वस्थ है, क्या वो निर्णय लेने में सक्षम है नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है। यही तो डेवलप्ड नेशन का फर्क होता है। हमारे यहाँ एक नया वर्ग पैदा कर दिया गया है जो इस तरह के सवालों को कुचलने का माहिर हो गया है।
क्यों नहीं जवाब मिलना चाहिए कि धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों हुआ? बताना चाहिए। और क्या बीमारी ये भी बताना चाहिए। कहाँ समस्या है इसके अंदर, बताएं क्यों नहीं? उस पे तो सोशल मीडिया पे लोग तर्क देते हैं, भाजपा के समर्थक जो हैं जिनको माना जाता है वो तर्क देते हैं कि भाई धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, अमित शाह ने बताया तो कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, हो गया। स्वास्थ्य मेरा खराब है, राम प्रकाश जी क्यों बताएंगे? मुझे बताने में क्या परेशानी है? भाजपा के सवालों नहीं तो इस देश को यहाँ खड़ा किया राम प्रकाश जी, आप तो कम से कम उनको वो मत कीजिए। भारतीय नहीं जनता नहीं पार्टी। सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्लैरिटी हो जाए। वो जो सवाल रोज सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं उनको भी मुझे लगता है कि शायद इससे जवाब मिल जाएगा कि क्यों धनखड़ साहब को बोलना चाहिए। जो मेरा सवाल है भाई कि सरकार नहीं बता रही तो धनखड़ साहब बताएं, ये बात सही है। अब ये बात, आपको इसका क्या जवाब लगता है कैसे धनखड़, मिलेगा? आपको क्या लगता है धनखड़ साहब बताने नहीं चाह रहे होंगे? धनखड़ साहब को छपास और दिखास का बड़ा भारी शौक रहा है अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। उनकी जरूरत हो या ना हो, जिन मुद्दों पर उनकी जरूरत भी नहीं है बोलने की, फ्रॉम ऑन द सब्जेक्ट दैट इज नॉट सपोज टू स्पीक, वो उछल उछल कर बोलते थे कि नहीं बोलते थे? सुप्रीम कोर्ट की क्या ताकतें होनी चाहिए, संविधान ने क्या किया है, जिससे उनका कोई वास्ता नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए तमाम गरिमा और मर्यादाएं भी होती है। उन सवालों को भी जिस तरीके से वो बीच बीच में आर्टिकुलेट क्यों करते थे, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये विषय हमने क्यों चुना, इसको समझना पड़ेगा आपको इसकी गंभीरता का। ये केवल इतना साधारण विषय नहीं है कि किसी ने कहा वो इस्तीफा देकर चलते हुए। फिर तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है कहा? आप जिसको चाहे ले आइए, जिसको चाहिए उसको चलता कर दीजिए। अगर यही डेमोक्रेसी चलनी है तो बाकी डेमोक्रेसी कहते क्यों आप? फिर तो जो होता है वो चलने दीजिए ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको नहीं कर सकते थे? आप कहेंगे कि उनकी इच्छा है, बिल्कुल इच्छा है। उसके बाद उपराष्ट्रपति भवन में उनके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, उनके 20 दोस्तों को मैं जानता हूँ, किसी का फोन पे कांटेक्ट हुआ क्या? आज तक हुआ हो तो बताइए। सारे फोन क्यों बंद हो गए? कपिल उनके सिब्बल जो ने तो कल ही कहा कि उनके सेक्रेटरी को कांटेक्ट किया गया, उसने बात कराने को कहा, उसके बाद फोन ही नहीं उठ रहा है, वो कल ही कहा। इनकम्युनिकेटो इज द वर्ड। जिस पल उन्होंने इस्तीफा दिया और आज तक धनखड़ साहब किसी भी व्यक्ति के साथ कंप्लीटली इनकम्युनिकेटो है। एंड टू दी एक्सटेंट मैं आपको बताऊं, जब उपराष्ट्रपति जी को घर खाली करने का समय था, तो जो इस लेवल के लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद भी घर दिया जाता है टाइप 8 का, दिल्ली के या वो जहां चाहे देश में। सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनसे लगातार कोशिश करते रहे कि साहब आपको किस एरिया के अंदर घर चाहिए। आप यकीन करेंगे, सीपीडब्ल्यूडी जिनको, वो तो उन्हीं का काम कर रहे थे क्योंकि उनको ऑप्शन लेनी होती, उसके बाद उस घर को तैयार कराना होता है, उनको भी संपर्क में नहीं आने दिया गया। और जैसे ही धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ, उनका जो ओएसडी समेत तमाम जो पर्सनल भरोसे का स्टाफ होता है, दैट वाज इमीडिएटली ईज्ड आउट। और जो उनका ऑफिस था, क्योंकि ये आपको पता, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट जो है, इसके अंदर एक तरफ ऑफिस रहता है, एक तरफ रेजिडेंस का पार्ट रहता है। जो ऑफिस एनक्लेव था वो कंप्लीटली कंप्लीटली वहां पर आने जाने पे कंप्लीट रोक लगा दी गई थी। जो लोग इस एटिकेट्स को नहीं समझते वो कहेंगे सील कर दिया गया था। मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, वाइस प्रेसिडेंट इस देश के दूसरे सबसे वो। लेकिन ये उस एरिया के अंदर धनखड़ साहब कभी नहीं गए। वो एक तरीके से नो मैन एरिया हो गया था जिस दिन से धनखड़ साहब का इस्तीफा कंप्लीटली। उनका स्टाफ सारा बदल दिया गया। फोन पे किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी रिश्तेदार के घर के अंदर एंट्री नहीं। केवल और केवल उनकी बेटी जो कि गुड़गांव में रहती है वो आती थी शाम को डेली, उसके अलावा किसी के साथ भी कोई संपर्क नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये कोई इंडिविजुअली मेरा या आपका किसी का सवाल नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं। ये सवाल देश के 144 करोड़ लोगों का इसलिए है कि आज देश के उपराष्ट्रपति के साथ ये हो रहा है, तो जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जो आज हश्र है, उसके लिए कोई ये इशारा तो नहीं है कि ये चीजें भी अगर वहां हो सकती है तो बाकी सारे अपना देख लो। मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरीके से उनको वो दिया गया प्रोटेक्शन के इनके कार्यकाल में लिए गए किसी भी फैसले को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। ये किसने मांगा था? देश में इस पर कहा बहस हुई। पोस्ट फैक्टो इसका लाभ मिल सकता है क्या किसी को? ब्लैंक चेक दे दिया गया कि चाहे 1952 में हो सुकुमार साहब, चाहे 2025 में हो, उन सब को इस तरीके की प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत थी? आप समझिएगा उस मतलब को। सीबीआई डायरेक्टर को आप घर भेज चुके हो, वाइस प्रेसिडेंट को आपने भेज दिया, चाह क्या रहे हो आप? जो ये अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के बारे में जो 4-4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एकदम क्या हुआ कि वो जब सीजीआई बने तो सब उल्टा सीधा हो गए, वो उस तरफ चले गए। समझना पड़ेगा। और ये सवाल मीडिया का काम है, हमारा धर्म है जो हम सवाल पूछ रहे हैं। हमें किसी सर क्या पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं। डेमोक्रेसी इज मैं ऑलवेज अकाउंटेबल एंड इट शुड बी रिमेनिंग लाइक दैट। जवाबदेही बनती है, होनी चाहिए, रहनी चाहिए।
वो कोई सर भी। एक सामान्य घटना को जो लोकसभा के आम चुनाव में देश में दिखाई दिया, सुनाई दिया, केवल दिखाई नहीं दिया, सुनाई दिया, बोला गया, बार बार बोला गया, लगातार बोला गया, उसका जिक्र करना चाहता हूं। जो आपने कहा कि क्या है और समझने की बात की, क्या चाहते क्या है, उस पर संविधान के आगे सर झुकाया जाता है संसद भवन में, लेकिन सार्वजनिक मंचों से संविधान पर सवाल उठाए जाते हैं, बदले जाने की मांग करते हैं। 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। अब अगर इतना सुनकर के भी जिस देश की जनता ये नहीं जान पाई हो कि क्या चाहते हैं ये लोग, तो हम और आप क्या पत्थर पे लकीर खींचे? नहीं, राम प्रकाश जी, जनता का अपना धर्म है और मेरा और आपका अपना धर्म है। बतौर पत्रकार इश्यूज को जिंदा रखना, जनता का जो अंतर्मन है उस तक उन सवालों को बार बार जाके उनके दिल पे ठक ठक करना कि ये आपके सवाल है। ये राम प्रकाश और हेमंत दत्त जी को ना तो उपराष्ट्रपति बनना है, ना जगदीप धनखड़ को हमने रिप्लेस करना था, ना हमें उन्हें करवाना था। सवाल ये नहीं है। पत्रकारिता का एक धर्म है कि जो संविधान सम्मत चीजें हैं, जो जो अपने लोकतंत्र सम्मत सवाल है, वो पूछे जाने चाहिए। जो देश के नागरिक ये बात आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये समझेंगे कि कोई भी संवैधानिक संस्था, आज सुप्रीम कोर्ट के जज है, इलेक्शन कमीशन के, जिनको भी संवैधानिक प्रोटेक्शन है अपने पदों की, अगर देश का उपराष्ट्रपति, उनको क्या गलतफहमी रही होगी सोचिएगा। आप उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, आपको क्या गलतफहमी रहती है कि अगर आप न्याय सम्मत फैसले देना चाहें तो आपको ये तो लगता है ना कि मेरे को ऐसे कोई हटा नहीं सकता, मेरे खिलाफ महाभियोग लाना पड़ेगा या विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। आप सोचेंगे ना। क्या आपको लगता है धनखड़ साहब ने नहीं सोचा होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहे, हाईकोर्ट में वकील भी रहे, मंत्री भी रहे, उन्होंने सोचा होगा ये। इसीलिए उन्होंने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा उछल कूद कर दी। उनको ये नहीं पता था कि ये सत्ता तंत्र कैसा है और इसके सामने सारे लोग सीना तान के खड़े नहीं हो पाते। ये समझिएगा इस मतलब को। और जब मौका आया, वो चाहते तो इस्तीफा जब उन्होंने दे ही दिया, उपराष्ट्रपति भवन से भी निकल लिए, वहां से चिट्ठी जारी होने में कितनी देर लगती है? बाहर से एक चिट्ठी जारी कर दे अपने दस्तकों से। जिस दिन राधाकृष्णन साहब उपराष्ट्रपति बने उस दिन चिट्ठी आई कि नहीं आई उनकी? बेशक सरकार ने चाहा होगा, हो सकता है उस चिट्ठी का जो बधाई वाली चिट्ठी है उसका ड्राफ्ट भी किसी ने भेजा हो, जैसे इस्तीफे के ड्राफ्ट की चर्चा है कि वो भी किसी ने भेजा। मेरा वो सवाल नहीं है। अगर आदमी चाहे, अपने जिस पद पर रहे हो, आप पद पे रहते हुए आपने क्या किया ये सारे देश ने देखा। राज्यसभा के आसन पर बैठ करके आप क्या कहा करते कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। आरएसएस ने कभी कहा हो या ना कहा हो, एक अलग पक्ष हो सकता है, वो कहते थे अपने आप को। संविधान का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आए, राज्यपालों का मामला हो, राष्ट्रपति का मामला हो, हर चीज में उनके बीच में टांग फंसाने की आदत थी, हर चीज में, चाहे उस मामले में उनकी कोई जरूरत हो या ना हो। क्यों? क्योंकि उनको छपास और दिखास का बड़ा भारी शौक रहा है एक दौर में, और उनके दिल में एक बड़ी भारी इच्छा थी कि जिस तरीके से मुझे पहले वेस्ट बंगाल में राज्यपाल बनाया गया, फिर वहां से जो ममता बनर्जी के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, उसका पुरस्कार उनको राष्ट्रपति के तौर पे आया, उपराष्ट्रपति के तौर पे आया। अब उनको ये पूरी गलतफहमी थी कि जो हरकतें मैं कर रहा हूँ, आरएसएस का सुबह से शाम तक जो मैं पीआर करता हूँ, जो बातें उन्होंने कही राम प्रकाश जी, वो बात, माफ कीजिएगा मुझे, उसके राज्यसभा के आसन पर बैठकर मोहन भागवत भी नहीं कह सकते। आप सोचिएगा इस बात को। इन्होंने क्यों कहा? इनकी केवल एक इच्छा थी कि मुझे राष्ट्रपति बन जाए, क्या पता मेरा दाव मिल जाए। वो राष्ट्रपति की तो छोड़िए, जो चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दुबे जी, वो टर्म भी पूरी नहीं हुई राष्ट्रपति की भी जो मिली हुई थी। तो ये जो चीज है, ये इस सत्ता का, और ये उस एनजीओ का भी कैरेक्टर दिखाता है जिस एनजीओ के वो क्लब अपने आप को बताते थे। ये याद रखिएगा इस बात को। उस एनजीओ का 16 साल चल रहा है। इन्होंने आरएसएस के बारे में अपने को एकलव्य नहीं बताया, उसकी जो बुरी बुरी ऐसी प्रशंसा की जो संघी भी नहीं करते, संघ के स्वयंसेवक भी नहीं करते। उसके बाद जब उनका इस्तीफा हुआ 21 जुलाई से लेकर के, और आज 12 सितंबर है, आरएसएस के किसी पदाधिकारी ने धनखड़ के बारे में धय शब्द बोला, जगदीप शब्द बोला? ये है आरएसएस का कैरेक्टर। ये भी मत, ये सबको याद रखना चाहिए। ये जितने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इन सबको याद रखना चाहिए कि जिनके तुम ढोल बजा रहे हो, जिनका तुम पीआर कर रहे हो, जरूरत पड़ी तो वो तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इनको क्या जरूरत पड़ी थी? अपने पद पे आगे थे, अपनी गरिमा कायम रखते। जो सर्टिफिकेट इन्होंने आरएसएस को बांटे थे वहां बैठ करके, वो कहां चले गए? एक मोदी जी ने, उन्होंने रात को इस्तीफा दिया था धनखड़ साहब ने, मोदी जी ने अगले दिन 12 बजे के आसपास स्वास्थ्य की कामना करते हुए, लगभग 15 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, याद रखिएगा इस बात को। उसके अलावा इतना बड़ा कैबिनेट था, किसी ने उसको बधाई दी क्या? किसी ने उनको शुभकामनाएं दी क्या? पूरे कैबिनेट में और पूरे आरएसएस में एक नाम मुझे बता दीजिए जिनका वो सुबह से शाम तक महिमा मंडन करते थे। ये क्या दिखाता है आपको? ये वो सामान्य परिस्थितियों में गए थे क्या?
और या राम प्रकाश जी याद रखिएगा, मेरे आपके कितने शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो, कितना भी, अगर मेरी सेहत में कोई इश्यू है तो आप शुभकामनाएं जरूर दे देंगे। ये हमारे ओवरऑल हमारे संस्कार का पार्ट है। अगर वास्तव में उनकी सेहत को थी तो पूरी बीजेपी को तो कम से कम जो कैबिनेट के लोग हैं, जो उनके फ्लोर लीडर्स हैं, उनको तो शुभकामनाएं देनी चाहिए थी कि नहीं उसको पड़े धनखड़ साहब को? किसी ने दी क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले का, भाई वाइस प्रेसिडेंट थे वो, फिर मत भूलिए, देश का नंबर 2 संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल में ऊपर का पद है। उस व्यक्ति का इस्तीफा हो जाए फॉल्स ग्राउंड्स के ऊपर, मैनमेड ग्राउंड्स के ऊपर, क्या कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब है, तो कहलवा दीजिए ना धनखड़ से, एक बार कह दीजिए उनको कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। आज वो आपने जितने पिक्चर्स दिखाए उसमें किस में आपका उनका स्वास्थ्य खराब दिख रहा है? धर्मपत्नी के साथ पहले जाते थे, आज भी धर्मपत्नी के साथ थे, हल्की सी गर्दन झुकी होती थी, आज भी झुकी हुई थी, सबसे भाग भाग के खुद चल के जाके मिलते थे, आज भी मिल रहे थे। फिर स्वास्थ्य का कहाँ इशू है? और 21 जुलाई के बाद उनका कहाँ एग्जामिनेशन हुआ, ये बता दीजिए। अगर स्वास्थ्य का कोई इशू था तो आप, अच्छा हाउस वाज एडजर्न्ड एट दैट टाइम, शुरुआत हुई थी हाउस की, 1 महीने बाद तो हाउस एडजर्न नहीं हो जाना था। उपराष्ट्रपति का डे टू डे तो कोई लंबा चौड़ा फंक्शन भी नहीं है, आराम से उपचार पहले भी हुआ है, बाद में भी हो सकता था। इस्तीफे की नौबत क्यों आई? सवाल तो ये है ना, क्या ये ऑनर्स धनखड़ पे नहीं है? मोदी जी का तो हमें पता है, भारतीय जनता पार्टी का हमें पता है कि वो कभी सवालों के जवाब नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धनखड़ साहब को देना चाहिए था नहीं। और मैं आप भी कह रहा हूं, आपको आज भी कह के जा रहा हूं, धनखड़ साहब इस्तीफे का कारण जरूर बताएंगे, और जितने हैं उससे भी ज्यादा बताएंगे, और ऐसे चीजें बताएंगे कि इस देश के कान जो है खड़े नहीं, कान के अंदर आवाजें आने लगेंगी, ऐसी गजब की चीजें आएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, ये ध्यान रखिए। अभी अभी जाइए नहीं सर, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। अभी सर, जब धनखड़ साहब खुद को चेयर पर बैठ करके ये कह चुके हैं कि मैं एकलव्य हूं, तो सतपाल मलिक साहब के किए की सजा धनखड़ साहब को क्यों मिल रही है? सतपाल मलिक साहब ने ये काम किया कि भाई वो आए, फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके वो सारे राज खोले जो देश को कभी बताना नहीं चाहिए था, सरकार के लिहाज से, सत्ताधारी दल के लिहाज से। तो सतपाल मलिक साहब ने जो किया उसका दबाव धनखड़ साहब पे क्यों? आरएसएस का एकलव्य क्यों ही बोलने जाएगा कि उसने इस्तीफा क्यों दिया? क्यों ये उम्मीद पाली जा रही है? नहीं नहीं राम प्रकाश जी, ये समझ, आपको एक बेसिक अंतर देखना पड़ेगा। जो आरएसएस के होम ग्रोन जो अपने जो स्वयंसेवक है और जो आयातित है, उन दोनों के बेसिक क्वालिटी और करेक्टर में फर्क है। आरएसएस की जो, जिसने भी बोली है ना प्रीचिंग्स, जिसको आप क्या बोलते हो, आरएसएस के संघ के कौन से पाठ बोलते हैं आप, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं वो क्या बोलते हो आप उनको, वो कौन सा अध्याय किया है, फलाना किया, जो भी कुछ उनका होता है। जो आरएसएस के होम ग्रोन स्वयंसेवक है, उनको 2 ही चीजें सिखाई जाती है। नंबर 1 सवाल नहीं पूछना, नंबर 2 बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वो कभी भी सवाल पूछते नहीं है, ऊपर के इशारे पर कठपुतली की तरह बड़ा काम करते हैं। ये A to Z किसी भी व्यक्ति को कभी भी देख लीजिएगा, पूरा रिकॉर्ड। जो सतपाल मलिक थे उनका भी एक चीज ध्यान रखिएगा, उनको बहुत सारे लोग हालांकि दिवंगत हो गए, आपको ध्यान होगा जब पुलवामा हुआ तो मैंने जाके सबसे पहले राजभवन में इंटरव्यू किया था उनका, श्रीनगर में जाकर, और तमाम ऐसे ऐसा सवाल थे 370 को लेकर के जिसका जवाब नहीं दे पाए थे। आप कहें तो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी परमिशन से। उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से, देखिए 2 पक्ष उनके, कश्मीर को जब उसमें यूटी में बदला गया तो उनको वहां से हटाए जाए क्योंकि वो गवर्नर थे और यूटी में एलजी लगता है, तो उनको वहां से लाना पड़ा था। अगर आपको ध्यान है उसी समय किसान आंदोलन चल रहा था, उन्होंने जो सतपाल मलिक जी ने जो पहला असहज सवाल पूछा था वो किसानों को लेकर के कथित तौर पर था, जो उन्होंने दावा किया। प्रधानमंत्री की तरफ से तो कभी जवाब ना आया ना आएगा। जो प्रधानमंत्री ने उनको कथित तौर पर यह कहा कि मेरे लिए मरे हैं क्या 700 किसान। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके अमित शाह वगैरह की बातें की, और फिर वो यहाँ से गोवा चले गए, कश्मीर से फिर नॉर्थ ईस्ट चले गए गोवा से, और वहां से वो रिटायर होकर घर आए। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, किसानों का मुद्दा अगर छोड़ दे, बाकी भ्रष्टाचार की बात, राम माधव की बात, संघ के तमाम पदाधिकारियों के बारे में बात, जो आरएसएस बीजेपी का करेक्टर है उसकी जो बात, वो सारा गवर्नर का कार्यकाल खत्म होने के बाद कही उन्होंने, ये ध्यान रखिएगा। और जो 370 हटाने में भी जो उनकी भूमिका थी, वो सारे सवाल आज भी खड़े हैं। जिन परिस्थितियों में उन्होंने जो कुछ किया, वो सवाल मैंने उनसे पूछे थे और वो एक का भी जवाब ठीक से नहीं दे पाए थे, क्यों? तब तक वो भाजपा के झंडे के नीचे थे। ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, एकाएक हाउ ही फेल आउट ऑफ देयर फेवर, वो सारी चीजें, अब वो दिवंगत है तो उन सब बातों का मतलब कोई बचा नहीं। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए वो राज्यपाल का टर्म खत्म होने के बाद उठाए थे। वही चीज धनखड़ साहब की है। आज वो चुपचाप उपराष्ट्रपति की शपथ में चले गए, राष्ट्रपति भवन घुमाए, देर सवेर, ये सारी निगरानी भी उनके ऊपर नहीं रहेगी जो आप आज देख रहे हैं कि भाई बोलना नहीं है, फला नहीं है, फोन कॉल नहीं।
कभी ना कभी तो हट ही जाएगी जब वो न्यूज साइकिल से बाहर हो जाएगी। अभी तो ये है ना 53वां दिन है, कोई मेरे जैसा आप जैसा सिर्फ राजा के माइक लगा दे, उनको भी शौक है माइक का, वो कहीं 4 शब्द बोल दे तो समस्या हो जाएगी। तो वो टाइम कभी तो खत्म होगा ना, और जब वो मुंह खोलेंगे तब किस तरह की एम्बेरसमेंट होगी। वो एक बहुत सारी बातें छड़ के बाहर आ गई। धनखड़ किस तरह की अटरिंग्स करते थे, सरकार ने उनको किस तरह की हल्की फुल्की जो भी फिलर्स दिए होंगे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक इस्तीफे तक बात पहुंच गई, महाभियोग की बात, जस्ट विद इन 2-3 आवर्स। शाम को 6 बजे के बाद का सारा घटनाक्रम था, अगर आपको याद हो तो 21 जुलाई को। तो ये सारी चीजें राम प्रकाश जी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर जवाबदेही हुआ करती है, और डेमोक्रेसी किसी की विम्स पे नहीं चला करती है। आपने ब्राजील का आज की खबर देखी है क्या? पूर्व पूर्व राष्ट्रपति थे बोलनसारो, ट्रंप के सबसे प्रिय। ट्रंप ने क्या धमकी दी थी मौजूदा लुला को कि उनके ऊपर सारे केस खत्म कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आज ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने ऑल पावरफुल बोलनसारा को 27 साल की सजा दे दी। ध्यान रखिएगा, ये सारा जो काल चक्र होता है ना, जिसको मैं और आप समझ लेते हैं कि हम बहुत ताकतवर हो गए, ये वक्त ताकतवर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और डेमोक्रेसी में सवाल से ऊपर कोई नहीं होता, जवाबदेही हर व्यक्ति की है। कोई आज मान ले, कोई बाद में तय हो जाती है, फर्क इतना ही। दुनिया का सबसे ताकतवर शासक ट्रंप, वो किसी व्यक्ति की मदद करना चाहे ब्राजील में, और उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट 27 साल की सजा दे दे, इसके बाद तो अपील करने की भी गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि वो और बोलनसारो कौन है? जो भारत आए थे 2020 में, हमारे मुख्य अतिथि थे परेड के। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो डेमोक्रेसी में न्याय का पहिया घूमता जरूर है, कब घुमाना है, कितना घूमना है, वो वक्त काल और परिस्थितियां कब आती हैं, सदा किसी की नहीं चलती है, ये ध्यान रखिएगा। जो सबसे पावरफुल जितने भी तंत्र हैं उनको भी ध्वस्त होते देखा, तो कोई ये गलतफहमी ना माने कि कोई चीज बाहर नहीं आएगी। हाँ ये है, आप 6 महीने, साल, 5 साल किस चीज को दबा के रख सकते हैं, चीजें बाहर आती हैं, न्याय होता है। संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम को ओटीसी कहा जाता है। उस ओटीसी में जो संघ के प्रशिक्षु लोग हैं, वहाँ जो गण होते हैं वो उनको तैयार करते हैं, और वहीं पर वो तैयारियां, वहीं पर वो पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें उस देश सेवा का व्रत लिया जाता है जिस देश सेवा का जिक्र मोदी जी करते हैं, उस देश माफ सेवा का कीजिएगा व्रत लिया जाता है। राम प्रकाश जी, माफ कीजिएगा, ये जो आपने शब्द बताए इनका मुझे नहीं पता है, तो इसके लिए मैं दर्शकों से बिना शर्त माफी मांगता हूं कि ये जो सारे शब्द थे, अध्याय तो मैंने सुने थे, लेकिन आपने स्पेसिफिक बताया, आपका धन्यवाद। मुझे नहीं पता इन चीजों का कि वहां क्या वहीं पर वो प्रशिक्षण भी दिया जाता है सर, जिसमें लोग पूछते हैं कि इन लोगों को सीमा पर लड़ने के लिए क्यों नहीं भेज दिया जाता है, जिसका दावा ये लोग करते हैं, वो वहीं पर वो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसके चलते लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं। नहीं राम प्रकाश जी, मेरा नहीं, मेरा आग्रह है, आप देखिए आप जाति कर रहे हैं मेरे साथ, जिनके पास इतनी प्रशिक्षित सेना है, वो जो आपने बताई, जो पार्कों में करते हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी के अंदर वो पथ संचलन करते हैं, देखा है आपने बहुत बार, तो ऐसे वीर जवानों को आप पहली बात तो संघ के मुख्यालय की सुरक्षा में लगाइए, वहां सीआरपीएफ क्यों लगा रखी है? मेरा रिक्वेस्ट है भागवत साहब से। और भागवत साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कल मोदी जी का लेख मैंने पढ़ा, मोदी जी ने बकायदा आर्टिकल लिखा उसमें, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमने लिखा तो उसको। मोदी जी ने जो उनकी उपलब्धियां बताई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पता है क्या थी भागवत साहब की? कि उन्होंने जो संघ का गण था, यानी कि संघ की वेशभूषा थी, उसको निक्कर से चेंज करके पैंट पे कर दिया। तो वैसे तो भारत की परंपराओं की बात करते, पैंट तो पश्चिमी है, फिर पजामा ही कर लेते। तो ये तो उनकी उपलब्धियां हैं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि सीआरपीएफ को हटा करके नंबर 1 संघ मुख्यालय की सुरक्षा उनको दी जाए, स्वयंसेवकों को। नंबर 2, भागवत साहब को भी Z+ सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, उनको भी तत्काल जो अपने कमांडो स्वयंसेवक हैं, तमाम कमांडो होंगे उनके पास, उसकी भी कैटेगरी होती होगी, आप देख लीजिएगा, आप विद्वान आदमी, अगर ऐसी कोई Z+ टाइप की कोई व्यवस्था वहां हो सकती है, तो संघ का उससे मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, ब्रांडिंग बहुत बढ़िया होगी कि देखिए भागवत साहब अपनी सुरक्षा, इनबिल्ट सुरक्षा में है, उनको बाकी सुरक्षा नहीं चाहिए। ये चीज जरूर पॉइंट प्रूव करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है भागवत साहब से। फिलहाल जो है धनखड़ साहब की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि एक बीमार बुजुर्ग पर जो है वो जवाबदेही का दबाव बना करके उनको विद्रोही बनाने की कोशिश हो रही है, संघ के एकलव्य को तोड़ने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ। भाई धनखड़ साहब से आखिर जवाब क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो संघ का एकलव्य है वो संघ का विद्रोही हो जाए। ये संघ ने उनको कभी एकलव्य नहीं, संघ ने उनको कभी एकलव्य नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि मैं संघ का एकलव्य। धनखड़ साहब ने तो कहा है ना, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो जवाबदेही उन्हीं की बनती है, इसलिए उनको बताना चाहिए। ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट ही शुड रिप्लाई टू इट। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।
थैंक यू सो मच।